बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान शिरीन ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश दोहरा दी है। जी हाँ, दोहराई गई है वो पेशकश, क्योंकि इससे कबल ही इंतहाई अहम दौरे के दौरान इंतहाई अहम मुलाकात जो कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान और साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। और प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब मसला कश्मीर का नुक्ता उठाया गया था, तो उसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर दी थी। और अब ये देखने में आया कि ओवल ऑफिस के बाहर उन्होंने अपने इस बयान को दोहराया है। एक बार फिर मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश दोहरा दी है। जरा ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ पस मंजर में आला सफारती ताल्लुकात और आला सफारती सतह पर जो है वो राबते भी इस हवाले से हो रहे हैं। इस पर भी हम डिटेल्स हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब ओवल ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और एक बार फिर उनकी जानिब से ये पेशकश यानी कि मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश दोहराई जाती है, उनका क्या मौक़िफ़ होता है, क्या बयान होता है, ज़रा वो सुनिएगा। Have they accepted the offer or not? Well, that's up to, it's really up to Prime Minister Modi. And I met with Prime Minister Khan. I got along great with, I think they're fantastic people. Khan and Modi, I mean, I would imagine they can get along very well. But if they wanted somebody to intervene or to help them, and I spoke with Pakistan about that, and I spoke frankly to India about it, but that's been going on, that battle, for a long time. Long time. If I can, if they wanted me to, I would certainly intervene. तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर देते हैं। बताती चलूं कि उनका कहना क्या होता है। मसला कश्मीर हल कराने में सालिस का किरदार अदा कर सकता हूं। मसला कश्मीर के हल का इन्हिसार नरेंद्र मोदी पर है। वज़ीर आज़म इमरान खान से अच्छी मुलाकात हुई, ये कहना अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। जो शॉट आपने भी मुलाहिज़ा किया, और इमरान खान और मोदी दोनों शानदार शख्सियत हैं। अगर पाकिस्तान भारत चाहे तो सालिसी के लिए तैयार हो। नाज़रीन, सवाल तो यही है कि अगर भारत चाहे, क्योंकि पाकिस्तान तो चाह रहा है, पाकिस्तान तो हमेशा मुज़ाकरात की मेज़ पर आया है, डायलॉग्स के लिए तैयार रहा है, लेकिन भारत की अब भी मैं ना मानू की रट बरकरार है। एक बार फिर जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ओवल ऑफिस के बाहर ये बयान आता है, तो एक बार फिर वहीं पे लोकसभा पे, और अगर बात की जाए उनके मीडिया के हवाले से, तो मोदी यानी कि उनके अपने ही वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। बदस्तूर भारत का वही रवैया, बदस्तूर भारत की मैं ना मानू की रट, जो कि अब भी बरकरार है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जब एक निजी चैनल पर इस हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे होते हैं, तो उनका भी, उनकी जानिब से भी यही मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि अब डिपेंड ये करता है कि भारत इस मसले को कितना संगीन तरीके से लेकर चलता है, भारत इस मसले पर कितना सीरियसली लेता है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि भारत का किरदार, भारत का रोल, भारत का रवैया वही है जो इससे पहले पर मुज़ाकरात के सिलसिले में होता रहा है। जब भी डायलॉग्स की बात की जाती रही है, भारत ने बदले में मसला कश्मीर को हल करने के बजाय कश्मीर पर जुल्म ढाए हैं। और कुछ यही हो रहा है। गुज़श्ता दिनों से LOC और सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है, निहत्ते कश्मीरों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और निहत्ते कश्मीरों की अमवात का नतीजा बन रहे हैं। लेकिन भारत इस रविश पर कायम है। इसी वजह से जो हठधर्मी भारत ने बरकरार रखी है, इस हवाले से भी एक बार फिर अब डिपेंड ये करता है कि पाकिस्तान का इसमें जो रोल रहा है ओवरऑल ऑन द प्लेटफॉर्म एंड ऑन द बोर्ड, वो हमेशा बड़ा क्लियर रहा है। डायलॉग्स रहे हैं, पाकिस्तान हमेशा इस बात का जिक्र करता रहा है। अब तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी बारहा, ना सिर्फ एक बार उस मुलाकात के दरमियान, बल्कि बारहा इस मौक़िफ़ को दोहराया गया है। जो वीडियो आपने मुलाहिज़ा की, इसमें भी इस बयान को दोहराया गया है जो उन्होंने ओवल ऑफिस के बाहर इस हवाले से अपना बयान दिया। मतीन हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है वाशिंगटन से बराह रास्त, और उनसे जानेंगे। मतीन हैदर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आपने ओवरऑल मुलाकात को भी कवर किया, दौरे को भी कवर किया, और अब कुछ खबरें ज़राए के मुताबिक ये भी आ रही हैं कि सिफाती राबते भी इस सवाल से शुरू हो चुके हैं। कितना इम्पोर्टेंट हम समझ सकते हैं बारहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आना, मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश? जी शुक्रिया। देखिए, ये न सिर्फ उनका बयान था बल्कि एक पॉलिसी स्टेटमेंट था। इसीलिए उनके बयान के बाद जब परसों यहाँ अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तानी मीडिया के लिए खुसूसी ब्रीफिंग का एहतमाम किया, तो उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम थी। एक उसमें यह था कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा अमरीका कामयाब रहा। ये पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी महकमा खारजा के आला हुकाम ने यह बयान दिया।
اس کے ساتھ ساتھ ان حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ کا مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کے حوالے سے جو بیان ہے امریکی محکمہ خارجہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اور امریکی محکمہ خارجہ کا بھی موقف یہی ہے کہ مسئلہ جو ہے حل ہونا چاہیے اور امریکہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی کل یہاں پر ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں جب وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے تو ایک بھارتی صحافی نے ان کی توجہ مبذول کرائی کہ آپ کا جو بیان ہے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کے حوالے سے بھارت اس کو مسترد کر چکا ہے، اب آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ وہ ثالثی کے معاملے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر پر ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہاں پر سفارتی ذرائع نے یہ بتایا کہ اب باضابطہ طور پر امریکی محکمہ خارجہ نے اعلیٰ ترین سطح پر ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان کوششوں کا آغاز کر دیا ہے، اور انہی کوششوں کا حصہ ہوگا جب وزیر اعظم عمران خان سپٹمبر میں قوم متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے جب نیو یارک میں ہوں گے تو وہاں پر ان کی مزید ملاقاتیں ہوں گی۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے، اسی طرح وہاں پر چونکہ عالمی رہنما ہوتے ہیں تو ایک اور فالو اپ ملاقات بھی جو ہے وہ ممکن ہے امریکی صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان، اور امریکی حکام کوشش کر رہے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ملاقات ہو جائے، اور اس کے لیے بھی سفارتی کوششوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ تمام تر کوششیں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر افغانستان کی امن و امان کی صورتحال میں بہتری ہوتی ہے تو اس کا بھی براہ راست جو ہے اس کا لنکیج پاک بھارت تعلقات کی بہتری سے جوڑا گیا ہے کہ اگر افغانستان میں امن اور مفاہمتی عمل آگے بڑھے گا تو یقینی طور پہ اس کا اثر پاک بھارت تعلقات کی بہتری پر بھی پڑے گا۔ جی ڈیفینیٹلی، بالکل متین صاحب بہت شکریہ اتنا بریفلی اس حوالے سے ڈسکس کرنے کے لیے، ساتھ ہی موجود رہے گا چونکہ اس وقت ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، بھی پروگرام میں ویلکم کریں گے اور ان سے بھی اس حوالے سے کامنٹس لیں گے۔ بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سر بتائیے گا جس طریقے سے متین حدث صاحب بھی اس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو بیان ریسنٹ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آیا ہے یہ بیان نہیں ہے، یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ صفاتی رابطے اس حوالے سے مزید تیز کر دیے گئے ہیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب بھی مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، مسئلہ کشمیر کو اٹھایا جاتا ہے تو بھارت کی جانب سے مزید ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں کشمیریوں پر، نہتے کشمیری اس ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں، اور اب بھی یہی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گزشتہ کئی روز سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ بھارت یہ ہتھ کنڈے کب تک اپناتا رہے گا شاہد لطیف صاحب؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو تو قدرتی بات ہے ان ساری چیزوں پر تکلیف ہے، کیونکہ بھارت کا جو پرائم منسٹر ہے اس نے تو اپنے لوگوں سے کچھ اور وعدے کر رکھے ہیں۔ اس کی جو الیکشن کیمپین تھی وہ تو ساری کی ساری پاکستان نفرت پر مبنی تھی نا۔ اسی طرح کشمیر کے اندر تشدد، ظلم اور بربریت اس کو بڑھانا وہ بھی اس کی الیکشن کیمپین کا حصہ ہے۔ اور پھر جو کشمیر کے اندر وہ جو غیر کشمیریوں کو آباد کرنے جا رہا ہے، یہ تو وہاں سے لیٹسٹ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ سارے کا سارا عمل اس نے کتنا تیز کر رکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہاں جو ان کو حق رائے دہی کا اختیار ان کو ملے، اس سے پہلے وہاں دوسرے لوگوں کو اتنا وہاں پہ آباد کر دو، وہی کام جو کہ اسرائیل نے فلسطین میں کیا تھا۔ یہ وہ والا ماڈل ہے، اسرائیلی ماڈل ہے جس کے تحت بھارت جو ہے کشمیر میں کام کر رہا ہے، اور دوسری طرف ظلم و تشدد ہے، بربریت ہے، جو بے پناہ اس کے اندر اضافہ دن بدن ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف سے امریکہ ثالثی کی باتیں کر رہا ہے، جو کہ امریکہ نے خود بھی احساس کیا کہ 18 سال افغانستان میں طاقت کا استعمال کرتے رہے مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ اب وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مذاکرات ہی اس کا حل ہیں، اسی لیے پاکستان سے مدد مانگی جا رہی ہے کہ طالبان کو میز پر لایا جائے، مذاکرات کیے جائیں، اور یوں افغان امن عمل میں آگے جو ہے وہ پیش رفت کی جائے۔ تو ایک طرف تو دنیا کی جو سپر پاور ہے وہ راستہ اختیار کر رہی ہے، اور دوسری طرف بھارت اس کے بالکل الٹ چل رہا ہے۔ اسے یہ بھی قبول نہیں کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ثالثی کی پیشکش کی جا رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے
یہ پرائم منسٹر مودی جو ہے اس نے درخواست کی تھی جس کے تحت میں اس میں آنا چاہتا ہوں، تو وہ اس کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کشمیر کے مسئلے میں کہ پہلے تو یہ کہ بھارت جو ہے دہائیوں سے پاکستان کے ساتھ ایک پروپیگنڈا اور ایک مذاق کر رہا ہے کہ باہمی طور پر یہ مذاکرات کریں گے اور مسئلہ حل کریں گے، دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اٹوٹ انگ ہے، وہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ تو پھر بھارت کا اگر اٹوٹ انگ ہے تو ثالثی تو اسی چیز کی ہوا کرتی ہے نا جو متنازع ہو، جس کا جو ہے جس کی نشاندہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کر دی۔ اب بھارت کس چیز کو چھپائے گا؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو خاص طور پر امریکہ سے بات کرنی چاہیے، اور ہمیں جو ہماری مدد امریکہ کو درکار ہے افغانستان میں اسے جوڑنا چاہیے کشمیر کے ساتھ۔ کہ جی ماضی میں یہی ہوتا رہا کہ جب بھی امریکہ کو ہماری ضرورت محسوس ہوئی، وہ افغان جنگ تھی، وہ کولڈ وار تھی، اور یا 9/11 کے بعد ہمارا اتحاد تھا، ان ساری چیزوں میں پاکستان آگے بڑھ کے امریکہ کا اتحادی رہا اور ان کی مدد کرتا رہا۔ مگر جو ہی امریکہ کا مقصد حل ہوا اس کے بعد پاکستان کی پوچھ گچھ ختم ہوگی، پاکستان کو دیکھنا بند کر دیا گیا۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ یہی والی غلطی ہمیں دوبارہ کرنی چاہیے، ہمیں بڑھ چڑھ کر اس سے بات کرنی چاہیے کہ جناب ہم حاضر ہیں، ہم نے بہت سارا کام افغان طالبان کو مذاکرات کے لیے میز پر لا کے پہلے بھی کیا ہے، ہم مزید اس کو آگے لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں، مگر کشمیر کے مسئلے میں آپ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اقوام متحدہ کی قرارداد ہے اور رائے شماری کا حق ہے کشمیریوں کو جو ملا ہے، اور بھارت اس کو جھٹلاتا ہے، اس کو اپنا ٹوٹ انگ کہتا ہے، وہ اس کو متنازع علاقہ مانتا ہی نہیں۔ تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں امریکہ وہ واحد طاقت ہے، چونکہ آج کل ویسے بھی ہندوستان کے ساتھ وہ بہت آگے آ چکا ہے، ان کا بڑا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ بن چکا ہے۔ تو اگر امریکہ واقعی چاہے خلوص کے ساتھ تو کشمیر کے مسئلے میں بہت پیش قدمی ہو سکتی ہے، اور پاکستان کے پاس یہ موقع ہے کہ اس پر زور دیتے ہوئے امریکہ سے جوڑے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ افغانستان کا جو عمل ہے، امن عمل ہے، اس کا تعلق پاکستان اور ہندوستان کے امن سے ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر کشمیر کا مسئلہ کیوں نہیں حل کرواتے؟ آپ کروائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ بات کھل کر کرنی چاہیے اور بڑے اصرار کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ افغانستان کے مسئلے میں ہم پھر مدد کریں امریکہ کی، اس کا مسئلہ حل ہو جائے اور کشمیر وہیں جوں کا تو کھڑا رہے۔ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خدشات متین حضرت صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کس طریقے سے انالائز کرتے ہیں اس پوری سچویشن کو؟ جس طریقے سے شاہد لطیف صاحب بھی اس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اب مزید پاکستان کو چونکہ اگر سپورٹ حاصل ہے امریکہ کا تو اب مزید پاکستان نے بڑھ چڑھ کر اس حوالے سے اسٹریٹجی اپنی پلان کرنی ہے۔ جی بالکل، دیکھیے اور اس سے پہلے ہمیشہ پاکستان جو ہے وہ یہ کہتا رہا ہے کہ جی عالمی طاقتوں کو، عالمی برادری کو اس مسئلے کے حل کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ اب اس وقت ماحول بہت سازگار ہے اور دنیا کی سب سے بڑی قوت اور یقینی طور پہ سپر پاور ہے امریکہ، اور اس کا اقوام متحدہ پہ بھی، دنیا کے عالمی اداروں پہ بھی اثر و رسوخ ہے۔ اس حوالے سے یقینی طور پہ پاکستان کو اپنی جو حکمت عملی ہے، اپنا جو تصویراتی پیپر ہے، اس حوالے سے وہ تیار رکھنا ہوگا کہ اگر بھارت مذاکرات کی میز پر آتا ہے تو انیشلی یعنی شروعات میں مسئلے کشمیر کے حوالے سے کون سے اہم نکات ہیں جو بھارت کے سامنے رکھے جائیں، چونکہ جب بھی ماضی میں مذاکرات کا آغاز ہوا بھارت اور پاکستان کے درمیان، مسئلہ کشمیر کو سیکنڈری حیثیت دی گئی، اور جو اولین نکات ہیں وہ دہشت گردی پہ رکھے جاتے تھے، دیگر ایشوز پہ رکھے جاتے تھے۔ تو اس موقع کو جسے کہتے ہیں یہ پاکستان کے لیے اب ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ امریکی صدر کا دوسرا بیان آ چکا ہے کہ وہ ریڈی ہیں، اگر پاکستان اور بھارت چاہیں تو پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی، اپنی جسے سفارتی تیاری ہے وہ بالکل جسے کہتے ہیں وہ تیار رکھنی ہوگی، وہ مکمل رکھنی ہوگی، تاکہ جو ہی معاملات آگے بڑھیں اور سفارتی ذریعوں کے ذریعے چیزوں میں پیش رفت ہو، تو پاکستان کا جو موقف ہے، پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے، جو حکمت عملی ہے، اسے پذیرائی بھی ملنی چاہیے اور اس پر یقینی طور پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، چونکہ بھارت اس موقع کے اوپر ابھی بھی عیاری، مکاری اور چالاکی دکھا رہا ہے۔ وہ اس معاملے سے بھاگنا چاہتا ہے اور وہ انکار کر چکا ہے کہ جی ایسی کوئی بات امریکہ کے ساتھ نہیں ہوئی، لیکن اگر امریکہ کا دباؤ پڑا بھارت کے اوپر
تو یقینی طور پہ اسے بات چیت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. جس طرح میں نے کہا کہ بھارت پر اس وقت پس منظر میں امریکی دباؤ ہے اور اسی دباؤ کے نتیجے میں نریندر مودی سپٹمبر میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں اور اگر ملاقات ہوئی تو پاکستان کو بڑی جرت اور پراپر طریقے سے مسئلہ کشمیر کو اٹھانا ہوگا. بالکل. بہت بہت شکریہ متین حل صاحب, واشنگٹن سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اوور آل کیا بریفنگ رہی ہے دورے سے لے کر اب تک کی اگر بات کی جائے مسئلے پر جو ثالثی کے کردار کی پیشکش رہی ہے, بارہا کل ویڈیو پیغام بھی جو کہ آیا تھا اور پالیسی اسٹیٹمنٹ جو کہ جاری کیا گیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, یہ کہنا غلط نہ ہوگا, اس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. ایک بار پھر رخ کریں گے مارشل شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد لطیف صاحب, جو گفتگو متین حدث صاحب اس حوالے سے فرما رہے تھے کہ اب پاکستان کو اپنی صفاتی لیول پر جو تیاری ہے وہ مزید اسٹرینتھن کرنی ہوگی, مزید پریپیئرڈ کرنی ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کس لیول پہ اب ہم اسٹینڈ کر رہے ہیں اور مزید اس سلسلے میں کتنا ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, آج تک پاکستان کی یہ بہت بڑی کمزوری رہی ہے کہ ہم نے کشمیر کے معاملے پہ بیانات تو بہت دیے, مگر جہاں تک حقیقتاً کشمیر کا ساتھ دینا اور کشمیر کے معاملے کو اجاگر کرنا, اس معاملے میں ہم نے ایک کشمیر کمیٹی بھی بنا رکھی تھی اور ہم نے دیکھا کشمیر کمیٹی کے جو انچارج تھے مولانا فضل الرحمان, ہمیں نہیں نظر آیا آج تک 10 سال تک وہ رہے کہ آج تک ان کی طرف سے کوئی پیش رفت ہوئی ہو کشمیر کے معاملے میں, ہم تک کوئی اپڈیٹ ہمیں دیا گیا ہو یا کہیں وہ گئے ہوں کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا ہو. اور یہی معاملہ سفارتی سطح پر ہماری یعنی پوری دنیا میں ایمبیسیز ہیں اور دنیا بھر کے سفارت خانے ہمارے ملک میں ہیں, کوئی ایسی پریزنٹیشنز جس کے تحت ہم کشمیر کا مسئلہ اجاگر کر سکیں. ہم نے اس میں بہت کمزوری کا اظہار کیا, یعنی سال میں ایک دن کشمیر ڈے منا لینا اور پھر اسی طرح ایک دن جیسے اب ستمبر میں اقوام متحدہ کا اجلاس ہے, اس میں جو بھی ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنی سپیچ میں 2-4 فکرے لکھ کر لے جائیں اور کہیں کہ ہم نے جی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر دیا, جبکہ بھارت جو ہے وہ پوری دنیا میں پروپیگنڈا کرتا ہے. وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا پروپیگنڈا ہو, وہ کشمیر والا معاملہ ہو, اس کو وہ دہشت گردی قرار دیتا ہے اور عام دنیا کو قائل کرنے میں کامیاب ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ کشمیر جو ہے اس میں پاکستان دہشت گردی کرواتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کشمیریوں کا ایک نوجوان لیڈر برہان وانی, جب سے اس کی شہادت ہوئی کشمیری جو ہیں وہ تو لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکل آئے. اس وقت وہاں کسی کو جان کی پرواہ نہیں, انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کروا کے رہیں گے. وہ اپنے ملک اپنے حصے کے لیے وہ اس کی جنگ لڑیں گے اور اس کا فیصلہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کریں گے. جس کا یہ صفاتی لیول پر جو اوور آل پریپریشن اور ہوم ورک کتنا ہے پاکستان کا, سوال سے ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کے کامنٹ سے ہی میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور کشمیر کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کے مشترکہ پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں 2 روز قبل ہی اس معاملے کو دوبارہ سے اٹھایا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اب بھی اس پریس کانفرنس سے بھی جو نکات ڈسکس ہوتے ہیں اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اوور آل ہم نہیں اس پہ سٹینڈ کرے جتنا ہوم ورک اب تک ہمیں کر لینا چاہیے تھا امریکی سپورٹ کے بعد بھی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ کی طرف سے یہ پاکستان کے سامنے ثالثی کی بات رکھی گئی ہے, یہ ایک نادر موقع ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا دفتر خارجہ, ہماری خارجہ پالیسی اور ہمارا جو یہ معاملہ ہے سفارتکاری والا وہ کس حد تک اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے. یہ عام تھام اس طرح کی چیز نہیں ہوتی رہی. ماضی میں امریکہ نے کھلم کھلا اس طرح ثالثی کی پیشکش نہیں کی, اور نہ صرف یہ کہ پیشکش کی ہے, انہوں نے پرائم منسٹر مودی کا نام لیا ہے کہ جی ان کی درخواست پر ہم سامنے آتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کی ہے, ہم ثالثی آپ کے لیے کرنے کو تیار ہیں. اور دوسری طرف جیسے میں نے کہا کہ موقع ایسا ہے, جو حالات و واقعات ہیں ہمارے ارد گرد, ماحول اس طرح کا ہے کہ امریکہ کو افغانستان میں پاکستان کی اشد ضرورت ہے. وہ اگلے الیکشن سے پہلے وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اور انہیں معلوم ہے, اس چیز کا بھی بہت دکھ ہے بھارت کو کہ وہ تو وہاں کلیدی کردار ادا کرنا چاہتا تھا افغانستان میں, وہ بھی اس سے چھن گیا, کشمیر کا معاملہ اٹھا دیا گیا, اور امریکہ جو کہ واحد سپر پاور ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ثالثی ہم کرنے کو تیار ہیں. اس سے ظاہر کیا ہوا کہ وہ جو ہے ایک یعنی وہ علاقہ جو ہے وہ متنازع ہے. ثالثی تو کسی تنازع کے اوپر ہوتی ہے نا, یہ بھی بھارت کا
जो एक स्टांस है वो भी गलत साबित हो गया। दुनिया के सामने ये कहना कि जी नहीं हमारा तो कोई तनाज़ा नहीं है और आपस में बाहमी तरीके से मसला हल करेंगे, तो ये एक नादिर मौका है। इस हवाले से भी मैं आपसे दोबारा चाहूंगी और डेफिनेटली वो जो जिक्र भी आपने कहा है कि खारजा महाज पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान कितना तैयार है इन तमाम सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भारत हथकंडे आजमाता रहा है उसके हवाले से क्या होमवर्क है जो मजीद अब पाकिस्तान को करने की जरूरत है, इस पर भी डिस्कशन अपना कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा ब्रेक। स्टे विद अस, यू आर वाचिंग दस्तक। वेलकम बैक। रुक करेंगे शाहिद लतीफ़ साहब की जानिब एक बार फिर और डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। शाहिद लतीफ़ साहब, जिस तरीके से आप इस सवाल से बात कर रहे थे कि खारजा महाज पर अब मजीद कितना स्ट्रेंथन होने की ज़रूरत है, साथ साथ जानना आपसे ये भी चाह रही हूँ कि कश्मीर पॉलिसी का अब इस वक्त कितना स्ट्रॉन्ग है तय होना, और साथ साथ अगर ओवरऑल अगर बात की जा रही है कि उसे पार्लियामेंट के थ्रू इम्प्रोवाइज करवाना कितना ज़रूरी है, बाकी लेवल्स पर उसे जब इंट्रोड्यूस करवाना कितना ज़रूरी है, अब ओवरऑल पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी मजीद स्पीडी करने के लिए क्या हिकमत अमली है जो अपनाई जा सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हम अरसे से कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एक जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि वक्त आने के साथ साथ इसकी अहमियत में इजाफा होता जा रहा है और ये कुदरती बात है। अब आज देखिए कि अगर अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में मदद मांगी है तो पाकिस्तान की मदद मांगी है। यही अमेरिका है जो कुछ अर्सा पहले कहता था कि हिंदुस्तान जो है वो सफ़े अव्वल का एक मुल्क है और अफगानिस्तान में उसको कलीदी किरदार मिलेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ से पता चल गया कि तालिबान के साथ अगर कोई जोड़ बनता है तो वो तो पाकिस्तान का है। तालिबान से मरासम जो है वो पाकिस्तान के हैं, तो हिंदुस्तान का रोल कहाँ से बनता है? ये अलहदा बात है कि हिंदुस्तान अपने ज़ाती तौर पर अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता रहा और उसके ज़रिए जो अफगानिस्तान की क़यादत है उसको अपने साथ में लाते हुए अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाता रहा। ये कुलभूषण वाला मामला आप देख लीजिए किस तरह खुल के सामने आ गया। तो हिंदुस्तान जो है वो तो पाकिस्तान के खिलाफ रियासती दहशत गर्दी करवाता रहा है। 1971 से शुरू है जब उसने मुक्ति बाहिनी ईस्ट पाकिस्तान में बनाई थी और यूं पाकिस्तान को तोड़ने में एक बहुत ही घिनौना किरदार उसने अदा किया, जिसका इजहार बजाते खुद ये जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने बांग्लादेश में खड़े होकर इस चीज पर खुद उन्होंने इस चीज को माना कि हाँ हमने किरदार अदा किया। ये भी हमारी कमजोरी है। जब ये रियासती दहशत गर्दी तब से वो करवा रहा है तो हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए था ना, भारत को बेनकाब करते। यानी एक तरफ दहशत गर्दी भारत करवाता है और दुनिया को कायल करता है कि असल में पाकिस्तान दहशत गर्द है, जबकि हमारे पास बेशुमार सबूत हैं और हम दुनिया को ये कायल नहीं कर पाते। भारत का प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रांग है कि वो पाकिस्तान को हर वक्त मुर्दे इल्जाम ठहराता है। तो मैं समझता हूँ इसी तरह आज हमें पॉलिसी की जरूरत है, जबकि हालात आपकी फेवर में खुद ब खुद आगे बढ़ रहे हैं कि अमेरिका जैसा मुल्क, हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की जरूरत है। शाहिद लतीफ साहब, आप कैसी कमेंट के साथ बढ़ूंगी? तलत मसूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सीधे तज्ज़कार हैं, बहुत शुक्रिया तलत मसूद साहब। फरमाइएगा, जिस तरीके से शाहिद लतीफ साहब भी गुफ्तगू सवाल से फरमा रहे हैं कि भारत का अभी जो रवैया रहा है, बारहा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस बात की पेशकश कर चुके हैं सालसी किरदार की, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब एक पॉलिसी, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की जरूरत है भारत के इन हथकंडों को जो बेलगाम हुए उन्हें लगाम डालने के लिए? देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग पॉलिसी का क्या मतलब है आपका? पाकिस्तान इतनी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग रख सकता है जितना उसके मुल्क की सलाहियत हो। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान हर तरीके से कोशिश कर रहा है और आपने देखा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी बातचीत हुई उसमें भी इंडिया का जिक्र आया, उसमें भी कश्मीर का जिक्र आया और काफ़ी एक लिहाज से मुस्बत पेशरफ्त भी हुई है। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि मैं तैयार हूँ सालसी का किरदार अदा करने अगर इंडिया राजी हो, और फिर उन्होंने दोबारा भी कल यही फरमाया। तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी एक लिहाज से मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। लेकिन सारी बात तो ये है कि इंडिया की जिस किस्म से हठधर्मी है कश्मीर के बारे में और पाकिस्तान से ताल्लुकात को एक लिहाज से पाकिस्तान को
से ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाह रहा है, पाकिस्तान पर दबाव रखना चाह रहा है, तो जब तक उसकी इस पॉलिसी में तब्दीली नहीं आएगी, देखना यह है कि कौन से ऐसे आंसर हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से, इसके बावजूद कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये कहा, ये जरूर है कि उस पर ये दबाव पड़ेगा अखलाकी लिहाज से भी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी, और कश्मीर का मामला जो है ये उजागर जरूर हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप के इस रिमार्क से, और ये पाकिस्तान की एक लिहाज से बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये कामयाबी काफी नहीं। कलामी की माजरत, थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से आप दबाव की बात कर रहे हैं कि भारत पर ओवरऑल इंटरनेशनल फोरम पर क्या दबाव रहता है, इसकी जरूरत है। कुलभूषण यादव का केस जो कि इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान ने अपने आप को प्रूव कर दिया, वो इल्जाम जो भारत लगाता हुआ आया है, तो अब जहां अपने आप को प्रूव कर चुका है पाकिस्तान तलत साहब, तो अब तो दबाव पड़ रहा है इंटरनेशनल फोरम पर भी भारत पे, लेकिन फिर भी वही रवैया है बदस्तूर जो कि अब भी अपनाया जा रहा है तलत साहब। देखिए, मैं नहीं समझता कि जैसे दबाव पड़ना चाहिए वो पड़ रहा है, इसलिए कि जो सारे दुनिया के ममालिक हैं और अहम ममालिक हैं, उनके जो मफादात हैं इंडिया के साथ तिजारती नौयत के हैं, इक़्तिसादी और स्ट्रेटजिक नौयत के हैं, तो इस वजह से वो ये जो चीज़ें हैं इनको ज़्यादातर नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि कश्मीर का मामला जो है और पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात में तलखी है, ये एक लिहाज से जो माजी में बिल्कुल ही दब गई थी ये बात, वो अब उजागर हो रही है, और प्रेसिडेंट ट्रंप के रिमार्क्स की वजह से फिर कश्मीर के खुद के जो अंदरूनी हालात हैं उनकी बुनियाद के ऊपर एक लिहाज से इंडिया के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसीज बजाय इसके कि उनमें एक मुस्बत तब्दीली आए, एक लिहाज से उनका रवैया अभी भी बड़ा मनफी है, और उन्होंने कश्मीर में 10,000 ट्रूप्स और बढ़ाए हैं। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी उसको और भी एक लिहाज से उसमें तेजी लाना चाहते हैं। ये पॉलिसी कभी कामयाब नहीं होगी, ये फेल होगी, लेकिन इसके बावजूद वो इस किस्म की पॉलिसीज जो हैं वो अपना रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें ये समझना चाहिए कि ये जो कुर्बानियां हैं कश्मीरियों की जरूर रायगा नहीं जाएंगी, लेकिन ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा जब तक बैनुल अक़वामी सतह पर वाकई में और अंदरूनी लिहाज से इंडिया में भी ऐसे अंसर मौजूद होंगे जो कि इंडिया की इस गलत पॉलिसी के खिलाफ खड़े हों और अपनी आवाज़ उठाएं, तो फिर मेरे ख्याल में हालात तब्दील हो सकते हैं। ठीक है, तलत मसूद साहब साथ ही मौजूद रहेगा। शाहिद लतीफ़ साहब, आपकी जानिब पे आना चाहूँगी। जिस तरीके से तलत मसूद साहब भी इस सवाल से बात कर रहे थे कि डेफिनेटली डिप्लोमेटिकली लेवल पर अगर देखा जाए तो बैनुल अक़वामी कुछ मफादात हैं जो कि आड़े आ रहे हैं इंटरनेशनल फोरम पर, तो आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल अगर बात की जाए कश्मीरी तंजीमें हैं जो उनका अगर इजलास तलब किया जाता है और मुश्तरका इजलास अगर उनका न्यूयॉर्क में तलब किया जाता है और वहाँ पर इंटरनेशनल फोरम पर बारहा इस इशूज़ को उठाया जाता है, कितना मज़ीद प्रेशर है जो कि बिल्ड किया जा सकता है इस लेवल पर, इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर? देखिए, हमें हर वो तरीका इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम समझते हैं कि दबाव बढ़ाया जा सकता है। जहाँ तक हिंदुस्तान का रवैया है वो तो हठधर्मी का रवैया है, और ये तो अब दहाइयों पुरानी बात हो गई जब हिंदुस्तान अपनी कॉन्स्टिट्यूशन तक में कह चुका है कि कश्मीर जो है वो उसका अटूट अंग है, कश्मीर जो है उसके मुताबिक मुतनाज़ा नहीं है। तो ये तो सरासर जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है उसकी नफ़ी करता है, और इस चीज़ पर हिंदुस्तान को इस चीज़ का एहसास दिलाना और दबाव बढ़ाना ये एक आइडियल मौका है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिसके अंदर एक सुपर पावर जो है वो बजाते खुद ये कह रही है कि जी मैं, उसका प्रेसिडेंट कह रहा है कि मैं सालसी का हक अदा करने को तैयार हूँ। यानी वो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि इस खित्ते में जो कशमकश है, और कश्मीर को जो हम एक फ्लैश पॉइंट कहते हैं, दो एटमी ताकतें हैं जो हमसाया हैं एक दूसरे के, और दुनिया भर में इस तरह का मामला और इतनी चपकलश और इतनी कशीदगी कहीं दो मुल्कों के दरमियान नहीं जो कि एटमी ताकतें हों। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे को मजीद
हमें इसका एहसास पूरी दुनिया को दिलाना है। और इतना बड़ा खतरा जो हमारे इर्द गिर्द मंडला रहा है, इस रीजन में मंडला रहा है, दुनिया के लिए खतरा है। जब तक हम इसको फॉलो अप उस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो हालातों वाकयात हैं, जो माहौल है, वो हमारी फेवर में है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इसमें लीड लेना चाहिए। और फिर ये मत भूलें कि इस इलाके में जो 2 रीजनल पावर्स हैं दुनिया की बहुत बड़ी, जिनमें से एक अब सुपर पावर बनने जा रही है, मैं जिक्र कर रहा हूं रूस और चीन का, तो उनको भी हमें शामिल करना चाहिए और उनका भी दबाव जो है हिंदुस्तान पर डलवाना चाहिए और इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो दोनों ताकतें हैं वो इस खित्ते के बारे में उतनी ही फिक्रमंद हैं जितनी कि वो हो सकती हैं, क्योंकि इस खित्ते के जो खतरात हैं इन दोनों ममालिक को, जो कि एक तरफ जो है एक मुल्क जो है वो एक इकोनॉमिक पावर बन चुका है और दूसरा जो है वो टेक्नोलॉजिकल पावर है, और दोनों मिलकर इस दुनिया की बहुत बड़ी ताकत उभर कर सामने आ रही हैं। बल्कि अब तो ब्लॉक्स जो है उनके इर्द गिर्द इस खत्ते में बन रहे हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि उनकी अपनी सेफ्टी भी जो है वो भी इसी में है कि इस खत्ते को पुरअमन बनाया जाए। तो जितना भी दबाव मुख्तलिफ जगहों से, रीजन और बैनुल अक़वामी बरादरी का हम इस वक्त डलवा सकते हैं, हमें डलवाना चाहिए ताकि कश्मीर का मामला जो इतनी देर से लटकाया जा रहा है, इसको हल करने में हम अपना किरदार भी अदा करें। हमारे भी हक में है, इस रीजन के भी हक में है और बैनुल अक़वामी बरादरी के भी हक में है। तो ये वो मुख्तलिफ तरीके हैं जो मैं समझता हूँ एक पॉलिसी का हिस्सा बनने चाहिए, और इसको डिस्कस करते हुए हमें जितने भी ये मुख्तलिफ एंगल्स हैं, जाविये हैं, इनसे भरपूर तरीके से आगे हमें बढ़ना चाहिए। आम जो तरीका कार जो हम माजी में भी आजमा चुके, उससे ना तो भारत मानेगा और ना ही मैं समझता हूं उसकी हट दर्मी खत्म होगी। बिल्कुल। तलत महसूस साहब, जिस तरीके से शाहिद लतीफ़ साहब भी बात कर रहे हैं कि माजी में जो हमारी चीज़ें रही है, अब थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से हमें उससे लेकर चलना चाहिए। ओवरऑल डेफिनेटली जो शाहिद लतीफ़ साहब ने भी सबसे बात की कि 2 मेन जो सुपर पावर्स हैं उन हवाले से अगर जिक्र हो रहे हैं, यानी कि रूस और चीन, और आपने भी सबसे जिक्र फरमाया था अपना कि मफादात, ज़ाती मफादात डिप्लोमेटिक लेवल्स पर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये रेजिस्टेंस का बाइस बन सकते हैं जहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेशराइज करने की भारत को समाप्त कंडीशन में? देखिए, इस वक्त जो अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो हमें बातें कही हैं, जो अच्छी बातें कही हैं उन्होंने, उसके 2 पहलू हैं। एक तो मेरे ख्याल में अमेरिका ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है चीन के साथ उसके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जो हैं वो बहुत गहरे हो जाएं, और उसका एक ये मकसद भी है कि अगर इंडिया से उसके और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हों, तो ये बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान चीन के इतने नज़दीक नहीं जाएगा। ये इनका खैर सोच है और इनका ख्याल है। दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका ये समझता है कि इस वक्त पाकिस्तान की उसको ज़रूरत है अफ़गानिस्तान की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान एक कलीदी किरदार, और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सियासी हुकूमत जो है वो एक कलीदी किरदार अदा कर रही है अफ़गानिस्तान में अमन लाने के लिए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को अच्छे मूड में रखें, खुश रखें, और इस वजह से इस किस्म के बयानात जो हैं उनको इस पस मंज़र में भी देखना चाहिए। अब देखना ये है कि क्या जब ये अफगानिस्तान का मामला हल हो जाता है तो क्या वाकई में फिर अमेरिका जो है ये कश्मीर के मामले को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया पर दबाव रखेगा, या एक तो खैर दूसरी बात ये समझनी चाहिए कि इंडिया के ऊपर इस किस्म का दबाव नहीं रख सकता जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका दबाव डालता है, क्योंकि पाकिस्तान की इक़्तिसादी और माशी हालात जो हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के हैं, और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी मुख्तलिफ किस्म के हैं। बिल्कुल। तलत महसूस साहब साथ ही मौजूद रहिएगा, शाहिद लतीफ़ साहब भी साथ ही मौजूद रहिएगा। इस सवाल से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में आज शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस, यू आर वाचिंग द सन। वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद लतीफ़ साहब की जानिब बढ़ूंगी। शाहिद लतीफ़ साहब,
कहते आए हम ये बात कि पाकिस्तान और कश्मीर का एक गहरा ताल्लुक है, शरक है कश्मीर पाकिस्तान की, तो जाहिर से इस तरह की कोई भी हथकंडे पाकिस्तान पे भी बड़ा मनफी असर डालते रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इस सिचुएशन में आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं? जब भी मुज़ाकरात की बात होती है, इस समय स्टार्टिंग में बात की, तो भारत की जानिब से इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। क्या आप समझते हैं कि मिलिट्री फोर्सेस को डिस्ट्रैक्ट करने की ये जो कोशिशें हैं, ये इसी सूरत में रिएक्ट करती हैं? सॉरी, मिलिट्री फोर्सेस का आपने क्या सवाल किया? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इस तरह के जो भारत हथकंडे आजमाता रहा है, चाहे वो सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो, ओवरऑल अगर जहाँ भी अमन के हवाले से बात की जाती है, अफगान अमन अमल के हवाले से बात की जाती है, शुमाली वज़ीरिस्तान वाला वाक़या भी ज़्यादा पुराना नहीं है, हम अगर कोट नहीं कर सकते लेकिन उसे रेफर ज़रूर कर सकते हैं कि इस तरह के वाक़यात आप समझते हैं कि मिलिट्री फोर्सेस को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है जहाँ भी पाकिस्तान अमन की बात करता है? बिल्कुल, ये तो भारत के पुराने हथकंडे हैं और ये जो हाइब्रिड वॉर है ये जो पाकिस्तान में हो रही है, क्योंकि भारत को ये मालूम है कि रवायती जंग में जब भी उसने पाकिस्तान के साथ टाकरा करने की कोशिश की तो उसको मुंह की खानी पड़ी। और इसका जो सबसे रीसेंट वाकया है वो 27 फरवरी है। वो पूरी दुनिया ने देखा कि एक ही दिन हमारा उसके सामने जो टाकरा हुआ भारत के साथ, उसमें भारत का क्या हाल हुआ। और उसने पुलवामा को एक बहाना बनाते हुए पाकिस्तान की सरहदें जब क्रॉस की तो हमारे वजीर आजम ने कहा था कि अगर ये हरकत करोगे तो उसका आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और कैसे दिया जाएगा, कहां दिया जाएगा, ये हमारी सवाबदीद है। हमने बिल्कुल वही किया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, और एक ही दिन में उसके 2 जहाज हमने गिरा दिए और पूरी दुनिया के सामने उसकी जगहंसाई हुई। तो ये वो चीजें हैं जो हिंदुस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रही, हजम नहीं हो रही, और इसके तहत वो एक ही उसके पास चारा है पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने का, और वो है जिसको आप हाइब्रिड वॉरफेयर या प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, और वो है दहशतगर्दी। दहशतगर्दी के जरिए वही काम जो वो एक सर्विंग ऑफिसर कुलभूषण के जरिए करवाता रहा, और बार बार ये काम जो है कभी वो बलूचिस्तान से करवाया जाता है, कभी वो अफगानिस्तान के जरिए करवाया जाता है, अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको साथ मिला लिया जाता है। तो मकसद ये है कि पाकिस्तान को इन तरीकों से वो दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश करता है, क्योंकि असल में पाकिस्तान का मुकाबला करना रवायती तरीके से उसके बस में अब नहीं रहा। तो ये वो तरीका है जिसके अंदर पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, और उनको यही दहशतगर्दी के सिलसिले में जो है वो डिस्ट्रैक्ट करना और उनकी तवज्जो कहीं हटा के रखना, ताकि वो हिंदुस्तान के लिए एक थ्रेट न बने, धमकी की सूरत इख्तियार न कर ले। ये हिंदुस्तान बार बार करता रहा और आज भी यही कर रहा है। मगर फिर हम कहाँ हैं? हमारी असल में जो पॉलिसी है और जो खासकर खारजा पॉलिसी है, हम जंग की सूरत हाल इख्तियार नहीं करना चाहते, इसलिए हम बार बार मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। जंग जो है कश्मीर के मसले का हल नहीं है। गो पाकिस्तान जो है वो दांत खट्टे करता है भारत के जब भी हमारा आपस में कोई इस तरह के किसी भी महाज पे टाकरा हो, मगर हम जंग की सूरत हाल में नहीं जाना चाहते। हम मुज़ाकरात के जरिए, और हमारा पल्ला भारी है उसमें, वो इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद हमारे हक में है। जरूरत इस बात की है कि हमारी पॉलिसी ऐसी हो और जो बैनुल अक़वामी बरादरी है वो हमारा साथ दे। ये जो मुख्तलिफ हमने बातें की हैं वो सब इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं कि अमेरिका जिसको आज अपनी जरूरत है, पाकिस्तान उसकी इस जरूरत को कश्मीर वाले मसले के साथ जोड़े, और कश्मीर का मसला हल करने पे पाकिस्तान उसकी मदद भरपूर तरीके से करे, जो हम माजी में भी करते रहे। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मसला अपना हल करा के अमेरिका जो है वो हमसे दूर हो जाए और कश्मीर वहीं का वहीं फंसा रहे। तो ये है आज हमारी पॉलिसी की जरूरत। जी बिल्कुल शाहिद लतीफ़ साहब। तलत मंसूर साहब, जिस तरीके से आपने भी इस सवाल से गुफ्तगू फरमाई, आप भी कह रहे थे कि पॉलिसी पे ही अमल पैरा है इस तरह के जो भी अब तक डेवलपमेंट्स रही है मसला कश्मीर के हवाले से, लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से शाहिद लतीफ़ साहब भी बात कर रहे हैं कि मजीद उसमें क्या चीज़ें हैं जो एडअप हो सकती हैं, आपको क्या लगता है कि हम जहाँ अब तक हम की बात करते हुए आए, अगर ये पॉलिसी वैसे नताइज नहीं देती जैसा हम चाह रहे हैं ऑब्वियसली मसला कश्मीर के सोल्यूशन की तरफ, तो फिर मुतबादिल रास्ता क्या होगा तलत साहब? देखिए, मेरे ख्याल में कोशिश तो करनी चाहिए, इसलिए कि अल्टीमेटली मेरे ख्याल में इंडिया को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि कश्मीर का जो है एक सियासी हल ही निकल सकता है, और पाकिस्तान जिस पर हमेशा से जोर दे रहा है और इशार कर रहा है कि कश्मीर का और कोई हल नहीं है। जैसे
जितने भी बड़े तनाज़े होते हैं उनका असल में सियासी हल होता है। आप फौज के जोर पर आपने देखा, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, उसमें फौज के जोर पे आप अस्करी क़ुव्वत इस्तेमाल करके हल नहीं निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इसका हल तो सियासी हल है। अब देखना ये है कि किस वक्त और कैसा दबाव इंडिया के ऊपर आएगा कि वो राजी होगा कि इसका एक सियासी हल निकलना चाहिए जिसमें अवाम की उमंगों की तर्जुमानी हो और इस किस्म का हल निकले। और आपने देखा कि इस वक्त, जैसे मैंने अभी अर्ज भी किया था, कि इंडिया तो इस वक्त बिल्कुल उसके बरखिलाफ एक्शंस लेता चला जा रहा है। और अब उसका ये प्लान है कि जो आर्टिकल 370 है और शायद आर्टिकल 35 जो कहा जाता है, वो दोनों को कैंसिल करने की कोशिश कर रहा है ताकि इंडिया में कश्मीर को पूरी तौर से इंटीग्रेट करें। यानी मतलब ये बजाय इसके कि उनको आज़ादी दी जाए, उनकी बात मानी जाए और उनकी उमंगों की तर्जुमानी हो, वो तो उल्टा ही इंडिया जो है उनके ऊपर अपनी फौज की जोर पर और ज्यादतियां करके उनके ऊपर अपनी पॉलिसी मुसल्लत करना चाह रहा है। अब देखना ये है कि ये जो 10,000 फौजी भी बढ़ा रहा है और फौजी ताकत इस्तेमाल और करना चाहता है और नए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीलियां लाना चाह रहा है, इसके क्या नतायज, मेरे ख्याल में इसके और मनफी नतायज निकलेंगे और इससे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में भी कशीदगी आ सकती है, इसलिए कि पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वहाँ पुरअमन मामलात रहें और पुरअमन तरीके से इंडिया और पाकिस्तान जो है इसका हल निकालें। वो इसके बिल्कुल ही बरक्स पॉलिसीज अख्तियार कर रहा है। इसी वजह से वो पाकिस्तान से बातचीत का सिलसिला भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो ये समझता है कि अगर पाकिस्तान से बातचीत का सिलसिला शुरू करेगा तो पाकिस्तान जाहिर है सबसे पहले ये कहेगा कि कश्मीर का मामले को हल करे। फिर पाकिस्तान में कश्मीर के लिए आपको पता है तकरीबन 20% जो आबादी है उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं कश्मीरियों से। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और अल्टीमेटली तो इंडिया को मानना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त इंडिया की और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनकी जो जारहाना पॉलिसीज हैं उससे तो ये लगता है कि कोई उम्मीद नहीं लगती कि वो जिस तरीके से आपने जिक्र भी फरमाया इस हवाले से, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने भी इस हवाले से अपनी बात जब कही थी और गुफ्तगू फरमाई थी, उन्होंने कहा था कि व्हेन मोदी वुड बी इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर तो तब हम मसला कश्मीर पर एक अच्छा रिस्पांस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हुकूमत की जान से ये जो रिस्पांस आया था, तो आप समझते हैं कि किस सिनेरियो में फिर ये बयान दिया गया था तलत साहब? देखिए, वो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब वो समझ रहे थे कि जैसे कोई टफ प्राइम मिनिस्टर आता है और तो शायद वो ऐसे हल निकाल सकता है जो कि दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो ये उन्होंने देखा कि कई दफा ऐसा हुआ कि जिनके पास अच्छा मैंडेट होता है और जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज होती हैं और वो फैसले बड़े बड़े फैसले करने के कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इसलिए उन्होंने उम्मीद जाहिर की। इस सिनेरियो में तलत साहब आप समझते हैं कि ये बयान दिया हुआ होगा? ठीक है, शॉर्टली शाह लतीफ साहब आपकी जान पे आऊंगी और आपसे शॉर्टली विद इन 30 सेकंड्स इस सवाल से पूछना चाहूंगी। सही से तलत साहब भी बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल नताइज हो सकता है कि मनफी नजर आएंगे। आप क्या समझते हैं, किस तरीके से देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल नताइज? आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मजीद खदशात हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मनफी नताइज के? देखिए, बिल्कुल इसके मनफी नताइज ही होंगे ना कि उनका इरादा क्या है, उनकी नीयत क्या है। वो जो उसका इंडिपेंडेंट स्टेटस है वो उसको गसब करना चाहते हैं और जब वो करेंगे तो फिर उसको जम करने की कोशिश करेंगे बाकी अपने हिंदुस्तान के साथ। और जब वो कह रहे हैं कि इंटेग्रल हिस्सा है, टूट अंग है, वो तो इस चीज को अमली तौर पर अब दुनिया को पर जाहिर करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं सालसी चाहिए। एक तरफ मुतनाज़ा उसका जो मामला है वो दुनिया के सामने उठाया जा रहा है और सुपर पावर कह रही है और हिंदुस्तान इसमें पूरी तरह मगन है कि उसका इंडिपेंडेंट स्टेटस आर्टिकल
70 کے مطابق وہ ختم کرے اور اس کو ضم کر لے تاکہ ہمیشہ کے لیے معاملہ کل کر دے اور وہ جو اس کا خواب ہے کہ جی اٹوٹ ٹانگ ہے وہ پورا کر سکے. میں سمجھتا ہوں یہ وہ وقت ہے جب اس میں چیک کرنے کی ضرورت ہے, اسے پکڑنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جتنے بھی ریسورسز ہیں, جو وسائل ہیں, ان کو پوری طرح استعمال کیا جائے تاکہ ہندوستان پر اتنا دباؤ آئے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے سائے میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ حل کرے. جی بالکل, پرماننٹ سولوشن کی طرف جایا جائے. بہت بہت شکریہ مارشل شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اہم موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے, اور ساتھ ساتھ طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ واشنگٹن سے ہمارے جوائن کیا تھا متین حیدر صاحب نے. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.